राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं दोस्तों। जैसा कि आपको न्यूज़ मिल चुकी है कि आपका नेट का पेपर जो है यूजीसी नेट का कैंसिल हो गया। पेपर लीक होने की वजह से पेपर को कैंसिल कर दिया गया है। तो हम लोगों का तो यही काम है, हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं। अब बेचारा जो विद्यार्थी है, एस्पिरेंट है, वो एक बार तैयारी करता है, जैसे तैसे एग्ज़ाम देने पहुंचता है, उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है, अब उसे दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम लोग फिर से जुट जाते हैं। इस बार जो हमारी वीडियोस बहुत कम आई और बहुत ज़्यादा कई रीजंस है इसके पीछे, तो वीडियोस कम आई। तो चलिए, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका ये वाला पेपर कितने नंबरों का हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है, ये 2024 का मैं आपको करा रहा हूँ, और पेपर 1 का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कथनों की निम्नलिखित सूची में विमर्शी चिंतन स्तर के शिक्षण की विशेषताओं तथा उनकी मूलभूत अपेक्षाओं को चिन्हित कीजिए। फर्स्ट है, शिक्षक सूचनाओं और विचारों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें याद करने में मदद मिले। दूसरा है, शिक्षक छात्र छात्राओं के मस्तिष्क में विचार दृढ़ करने हेतु अभ्यास करता है। तीसरा है, समस्याओं के संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों को विचारार्थ उठाया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। चौथा है, शिक्षक छात्रों छात्राओं से उदाहरण और समांतर विचार देने के लिए कहता है। पांचवा है, तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण और उनकी व्याख्या करने के लिए संवादात्मक रूप में शैक्षिक सत्र कराए जाते हैं। ए है 1 और 2, बी है 3 और 4, सी है 3 और 5, और डी है चौथा पांचवा। तो आपको ये कोड आते हैं, ये हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। अब मैंने भी जैसे इस बार एग्ज़ाम दिया, पिछली बार भी दिया, और जैसा कि आपको पता है मेरा पॉलिटी से नेट हो चुका है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो सी जो ऑप्शन है, तीसरा पांचवा, ये आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रभावोत्पादक शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवहार है। ए, छात्रों का स्वयं अपने या अन्य छात्रों के उत्तर की विवेचना के लिए प्रोत्साहित करना। छात्र द्वारा अपनी कथित बात का सारांश बनाना। शिक्षक भावी आयोजन के उद्देश्य से टिप्पणियां करता है। तो आपका डी ऑप्शन है, उन अधिगमकर्ताओं के विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है। तो डी ही आपका सही है दोस्तों। इन आवाज़ों के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो डी आपका सही है। यहाँ मैं आपको 15 प्रश्न कराऊंगा, जबकि आपको पता है पेपर 1 में 50 प्रश्न आते हैं, आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, और पेपर 2 में आपके 100। पेपर 2 आपका जो भी होगा उसे उसके आएंगे, और पेपर 1 आपका कॉमन होता है। तो थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण की उन रणनीतियों का चयन कीजिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित हैं। ए, साइबरनेटिक्स। सेकंड, श्रव्य दृश्य सहायक शिक्षण सामग्री की सहायता से दिया गया व्याख्यान, प्रश्न और उत्तर सत्र, और चौथा है व्यवहारिक कार्य आधारित परियोजना, और पांचवा है समूह चर्चा। निम्नलिखित विकल्पों में से अपना उत्तर चुनिए। तो एक और चौथा आपके कोड दिए हुए भी, एक और दूसरा, तीसरा, चौथा, और चौथा पांचवा। तो आपका एक और चौथा जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। दृश्य श्रव्य कार्डिक मौखिक दृश्यपरक और आईसीटी आधारित। कार्डिक मौखिक दृश्यपरक दृश्य श्रव्य और आईसीटी आधारित। आईसीटी आधारित दृश्य श्रव्य कार्डिक मौखिक और दृश्यपरक। अब यहाँ पे ऑप्शंस में कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। बहुत से लोग कंफ्यूज होके आते हुए भी गलत क्वेश्चन कराते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। तो यहाँ जो आपके कोड दिए हुए हैं तो आपका सही है। अब वो आपने वहाँ सही कर लिया तो यहाँ कोड दे दिए, तो बी जो है वो आपका सही ऑप्शन है, बी है सेकंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है। ए, विकल्प आधारित प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षण के माध्यम से मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है। डी है आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, यहाँ आपका सुमेलन को ध्यान दीजिएगा। आपका सुमेलन आ गया। यहाँ दो सेट दिए गए जिनमें सेट 1 शोध के प्रकार और दूसरे में उनका वर्णन है। तो मौलिक शोध, व्यवहार शोध, क्रियात्मक शोध और व्यक्तिगत अध्ययन शोध। और यहाँ आपके, तो आपको बताना है। तो आप जब यहाँ कोड आते हैं, अब आपको मैचिंग आती है, लेकिन अगर आपने कोड में थोड़ी सी भी लापरवाही की तो वहाँ आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। 5 क्वेश्चन आपके डीआई के आते हैं, और 5 क्वेश्चन आपके एक अनसीन पैसेज आता है पेपर 1 में। तो ये आपके 10 क्वेश्चन करने, 5 प्रश्न जो आपके कंप्यूटर के आते हैं उनको करना है। एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आते हैं, करंट के भी आ जाते हैं। निम्नलिखित में से अपने स्तर का चयन कीजिए। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो सही है। ए का फिफ्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का
फर्स्ट। देखिए, मौलिक शोध सिद्धांत निर्माण के माध्यम, विवरण शोध नई परिस्थितियों में सत्य सिद्धांत के अनुप्रयोग, क्रियात्मक शोध हस्तक्षेप आधारित सुधारात्मक पहल, व्यक्तिगत अध्ययन शोध विशिष्टताओं पर केंद्रित गहन अध्ययन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे पूरा विश्लेषण भी दिया हुआ है, वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस शोध विधि में चार परिवर्त में हेरफेर, मैनिपुलेशन और नियंत्रण तथा प्रतिदर्श का यादृच्छिकरण दो मुख्य अपेक्षाएं हैं? कार्योत्तर शोध, वर्णनात्मक शोध, व्यष्टि अध्ययन और प्रयोगात्मक शोध। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी है प्रयोगात्मक शोध। प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च विधि में चर परिवर्त में हेरफेर और नियंत्रण तथा प्रतिदर्श का यादृच्छिकरण के रूप में दो मुख्य अपेक्षाएं हैं। तो चलिए अगला प्रश्न करें। निम्नलिखित में से किस क्रम में मात्रात्मक प्रतिमान पैराडाइम का उपयोग करते हुए शोध के चरणों को सही ढंग से दर्शाया गया है? परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, निष्कर्ष और प्रतिवेदन लेखन। तो आपके यहाँ चार ऑप्शन है, तो बी जो है वो आपका सही है और बी है शोध समस्या का निर्धारण, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष तथा परिणामों के निहितार्थ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, शोध आचार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे सबसे असुरक्षित चरण माना जाता है? अध्ययन के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र को परिभाषित करना, समग्र एवं प्रतिदर्श पद्धति को परिभाषित करना, पद्धतों का विश्लेषण, उनकी व्याख्या तथा परिणाम की जानकारी, शोध के साधनों का चयन चाहे वे गुणात्मक अथवा मात्रात्मक। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर, पद्धतों का विश्लेषण, उनकी व्याख्या तथा परिणाम की जानकारी। तो सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण के आधार पर शोध में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी आईसीटी का अनुप्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है? शोध की लागत कम करने के लिए, अकादमिक अलंकरण हेतु, शोध के पदों की उपलब्धता की गुंजाइश में विस्तार हेतु, और डी है आपका संवादात्मक अंत क्रिया के संवर्धन हेतु। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। और चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार है शिक्षक के प्रति सहानुभूति, अनौपचारिक शिक्षा में रुचि, तदनुभूतिक अधिगम, स्मरण करने की चाह। तो सी जो है वो आपका दोस्तों सही उत्तर है, सी आपका हो जाएगा तदनुभूतिक अधिगम। संचारित संदेश को माना जाता है सामाजिक उत्पाद, गैर प्राकृतिक उत्पाद, अलक्षित स्पिन ऑफ उत्पाद और टेक्नो उत्पाद। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है सामाजिक उत्पाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। कक्षा का संप्रेषण में अर्थगत शोध की सीमित किया जा सकता है किसके उपयोग से बचकर? संवाद, घिसीपिटी शब्दावली, सी है गैर शाब्दिक संकेत और डी है मल्टीमीडिया। तो बी है घिसीपिटी शब्दावली। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षा संप्रेषण के अंतर्गत अवरोधों को दूर करने के लिए निम्नांकित में से कौन उपयोगी है? शब्दाडंबर के स्तर की पहचान करना, अपरिचित शब्दों का उपयोग, विद्यार्थियों के शब्द ज्ञान की अनदेखी करना, खंडित वाक्य, वाणी में उतार चढ़ाव, भाषण को प्रासंगिक बनाना। तो आपके जो कोड दिए हुए हैं यहाँ पे इनको देखना है। तो आपका कोड जो है वो आपका सही है, डी वाला पहला, पाँचवां और छठवां, ये आपके तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, नीचे अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न, इनको बहुत ध्यान से देना, इनके विकल्प हमेशा समान रहते हैं। अभिकथन है हास और परिहास के साथ वाक कौशल कक्षा संप्रेषण को सम्मोहक बनाता है। तर्क है आलंकारिक हस्तक्षेप कक्षा संचार को उद्देश्यपरक उपरोक्त दो कथन के आलोक में सही। तो ए है आपका, वो है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है आपका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है आपका ए सही है परंतु आर गलत है, और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो सी ऑप्शन सही है आपका, ए सही है परंतु आर गलत है। तो यहाँ दोस्तों आपके ये 15 प्रश्न होते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। आपको बता दूं पेपर 1 में 50 प्रश्न आते हैं दोस्तों। पेपर 1 को आपको अच्छे से करना है। हाँ, अब मैंने देखा है जितने भी एस्पिरेंट हैं वो पेपर 1 को के बाद में करेंगे और वहीं पे उनके नंबर कम हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो जेआरएफ से फेलोशिप से दूर रह जाते हैं। तो हमें क्या करना है, पेपर 1 में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं जिससे हम फेलोशिप ले सकें। और उम्मीद है कि जिन लोगों का इस बार अच्छा पेपर हुआ था अगली बार भी अच्छा होगा, और जिनका इस बार नहीं हो पाया था अच्छा, वो मेहनत करेंगे और इस बार पेपर अच्छा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।